अस्सलामु अलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। गुडविल के अलावा अब दूसरी वर्किंग पे आते हैं, और जो दूसरी वर्किंग है ये ज़रूरी नहीं हर सवाल में हो, डिपेंड करता है, वो है अदर रिजर्व्स की। अदर रिजर्व्स में कोई मिसाल, यानी रिटेन अर्निंग के अलावा अदर, रिवैल्यूएशन सरप्लस, फेयर वैल्यू रिजर्व, या जैसे IAS 19 में था कि जो वो IAS 19 के अंदर हम लोग वो जो रीमयरमेंट्स होती थी, रीमयरमेंट्स, एक्चुरियल गेन लॉस, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स और एसेट सीलिंग की एडजस्टमेंट्स, ये तीन हमारी OCI में आती थी। तो जो चीज़ भी OCI में आती है वो इक्विटी में फिर अपने किसी ना किसी रेलिवेंट रिजर्व में आ रही होती है। तो रिटेन अर्निंग्स चूँकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंसोलिडेशन का, इसको अलग रख के बाकियों को मैंने अदर रिजर्व्स कह दिया। हो सकता है सवाल में नाम भी मिल जाए, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाए, फेयर वैल्यू रिजर्व हो जाए। तो रिटेन अर्निंग के अलावा बाकी जो कुछ इक्विटी में मैंने उसको अदर रिजर्व्स कह दिया। मिसाल मैंने दी है उसकी, रिवैल्यूएशन की मिसाल दी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला अदर रिजर्व्स हैं, फेयर वैल्यू रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स पे किसका हक होता है? रिटेन अर्निंग्स पे, रिजर्व्स पे किसका हक है? ओनर्स का हक है, क्योंकि ओनर्स जो होते हैं ना वो इक्विटी के मालिक होते हैं। जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है वो इक्विटी का मालिक होता है। जब कंपनी कभी खत्म हो जाएगी तो एसेट्स बेचे जाएंगे, और उन एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी, फिर जो कुछ बचा वही इक्विटी है। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन यही होती है कि रेजिडुअल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करने के बाद जो रेजिडुअल है वो इक्विटी होती है। तो इक्विटी के जो ओनर्स हैं यानी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं वो भी अगर इक्विटी में है तो वो इक्विटी के मालिक हैं, उनका इक्विटी पे हक है। सरप्लस है, रिवैल्यूएशन सरप्लस या IFRS 9 वाला फेयर वैल्यू रिजर्व है। ये जब कंपनी पहली दफा बनी थी ये तभी बस क्रिएट हुए थे, उसके बाद आखिरत तक इतना ही रहेंगे। ये कैसे अराइज हो रहे हैं? ये हर साल OCI में कोई इनकम या इनकम एक्सपेंस सॉरी कोई गेन लॉस आता है, वही है ना जो इन रिजर्व्स में आ रहा होता है। जैसे अभी चले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के हटें तो उसमें हम लोग OCI में जो फेयर वैल्यू गेन लिख रहे होते थे, वही फेयर वैल्यू गेन ही तो है जो फेयर वैल्यू रिजर्व में एक्यूमुलेट हो रहा होगा। तो ये क्या है, हर गुजरते साल में जो OCI गेन्स और लॉसेज आ रहे हैं वो यहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं। इसी तरह रिटेन अर्निंग में क्या हो रहा है, ये पैदाइशी इतनी थी, क्यों बढ़ रही है? जो हर साल पैट आ रहा था, जो हर साल कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही थी डिविडेंड्स माइनस करने के बाद,
वो इसमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो पेरेंट जब एस का शेयर होल्डर नहीं था तब इस इक्विटी के पुराने ओनर्स मालिक थे। उन पुरानों में से 60% ओनर्स ने अपना उस वक्त तक का हक, ये अपना उस वक्त तक का हक इनसे पैसे लेके छोड़ दिया और अब ये ओनर बन गए। तो अब से ऑनवर्ड जो मजीद गेन लॉस आएंगे उन पे किनका हक होगा? पी का होगा ना हक। तो पी का हक उन गेन्स लॉसेस पे होगा जो अब से ऑनवर्ड कंपनी एस कमाएगी, और जो पी के अपने कंपनी पी के अपने गेन लॉसेस हैं, अपने रिजर्व्स हैं, उन पे किसका हक है? उस पे तो पी का है ही है। यानी कंपनी पी की अगर मैं बात करूं, कंपनी पी, तो जो कंपनी पी के अपने रिजर्व्स हैं ये तो कंपनी पी के हैं ही हैं, लेकिन एस के वो रिजर्व्स, वो गेन्स लॉसेस, वो प्रॉफिट्स जो एक्विजिशन के बाद से अराइज होना शुरू हुए, उन पे भी तो पी का हक है ना। तो वो हक हम पी के अपने रिजर्व्स के साथ मिला के इसमें शो करने लगे। कैसे? लिख के दोबारा बताता हूं। जो पेरेंट के अपने रिजर्व्स हैं, अच्छा इसमें मैं 2 कॉलम चलाऊंगा, एक पी का कॉलम और एक एस का कॉलम। पी कह लें, ग्रुप कह लें। बैलेंस शीट में रिजर्व्स कितने आ रहे हैं? बैलेंस शीट में रिजर्व्स आ कितने रहे हैं? 6000 और 4000। ये तो पी के अपने हैं, पी कह लें, ग्रुप कह लें, मेरा मतलब यहां पर ग्रुप है। और ये तो बैलेंस शीट में आज मौजूद हैं, लेकिन इसमें से 2000 तो एक्विजिशन डेट पे भी थे। उन 2000 पे किसका हक था? तो इनको कहते हैं प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। जो एक्विजिशन डेट पे रिजर्व्स मौजूद थे उनको प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कहते हैं। यानी एक्विजिशन डेट पे अदर रिजर्व्स 2000 थे, बल्कि ये बता देता हूं, एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग्स 12000 थी, आज कितनी है? तो 51,000 में से 12 ऐसा है जो एक्विजिशन डेट पे ही मौजूद थे, यानी एक्विजिशन से पहले कमाए हुए थे। इन पे किनका हक था? पुराने लोगों का। इसको कहते हैं प्री एक्विजिशन। और जो उसके बाद मजीद कमाए गए 39,000, इनको कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन। तो एस के एक्विजिशन के बाद कमाए गए प्रॉफिट्स में पेरेंट की मेहनत शामिल है, और पेरेंट उसको अपना हक खुशी से जिता सकती है कि ये हमारी मेहनत से कमाए हुए गेन्स और लॉसेस हैं। तो पेरेंट के अपने गेन्स और लॉसेस यानी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स के अंदर हम एस के वो गेन्स और लॉसेस, वो प्रॉफिट्स साथ कंसोलिडेट करेंगे जो एक्विजिशन डेट के बाद कमाए गए हैं। क्या नाम बोला मैंने उनके लिए? पोस्ट एक्विजिशन। तो एस के 4000 में से पहले हम निकालेंगे कि पोस्ट कितना है। पोस्ट निकालने का तरीका लेस प्री एक्विजिशन 2000। ये निकालने के लिए हक नहीं है ठीक है? हाँ जी, वो तो हक बेचा तो है, हक की तो खरीदा नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप, अच्छा अभी मैं जब ग्रुप बैलेंस शीट बना दूंगा ना, फिर आपको इसकी बात दोबारा जवाब दूंगा। तो एस के अदर रिजर्व में से पोस्ट कितने हैं? इनमें से पेरेंट की ओनरशिप में कितने आ रहे हैं? 60%। तो इसमें साथ पेरेंट में इनको मैं ऐड कर दूंगा, 2000 का 60% कितना? 12,000। 1200।
अच्छा, कैफ 7 में जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है अभी 1-2 अटैम्प्ट्स के अंदर अंदर, मैं इसकी वर्किंग कुछ इस तरह किया करता था कि एक कॉलम पी का और एक इधर अंदर मैं एस का कॉलम बनाता था। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले मुझसे रिपोर्टिंग पढ़ी है, ताज़ा ताज़ा होगा। मैं एक कॉलम बनाता था पी का जिसमें मैं ये 6000 लिखता, और एक अंदर कॉलम बनाता था एस का जिसमें 4000 लिख के 2 माइनस करके 2000, फिर यहाँ कहता था 60% और यहाँ बाहर 1200 लिख के इसको 7200 कर देता था। ठीक है, मैं ऐसे करता था। लेकिन अब सी फैप के अंदर ना हम देखेंगे कि सब्सिडरीज एक से ज़्यादा भी होंगी, एसोसिएट्स भी होंगी, तो अब उसमें फिर इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मैं उसमें क्या करूँगा कि इस वर्किंग में एक पी का कॉलम, एक सब्सिडरी 1 का कॉलम, एक सब्सिडरी 2 का कॉलम, एक सब्सिडरी 3 का कॉलम, और अंग्रेजी 1 लिखा करूँगा और उसी के सामने 3 उनकी वैल्यूज लिख दिया करूँगा। इससे वर्किंग अच्छी मैनेज हो जाया करेगी। तो चूंकि मैंने आगे अब यही पैटर्न चलाना है ना, इसलिए मैंने आपको रिवीजन में भी वही वाला पैटर्न बता दिया। तो पहले मैं ऐसे कराता था, लेकिन अब मैं इसको ऐसे मैनेज करूँगा क्योंकि हमने एक से ज़्यादा सब्सिडीज भी करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो अभी जिन्होंने रिसेंटली पढ़ा हुआ है उनको ये थोड़ा बहुत याद होगा, या मैंने आपको जो इवन के नोट्स भी दिए हैं, चूंकि F7 वाले सवाल दिए हैं तो उनमें भी हुआ इस फॉर्मेट से हुआ है, लेकिन जो कोई बहुत मुश्किल फर्क नहीं है लाना, बस इसको उठा के उधर ले गया मैं। लेकिन चूंकि मैंने अब ऐसे वर्किंग मैनेज करनी है ना, आगे सब्सिडरी 1, 2, 3 आनी है, नहीं इतनी तो नहीं होंगी लेकिन एक से ज्यादा होनी है, तो मुझे ऐसे लेके चलने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो अब से ऑनवर्ड मैं आपको फिर यही वाले पैटर्न के ऊपर वर्किंग बताया करूंगा। चूंकि मैंने आपसे कैफ 7 के सवाल शेयर किए हैं तो उनमें इस तरह से सोल्यूशन आ रहा होगा, लेकिन ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है जानना। तो गुडविल के अलावा एक वर्किंग हो गई अदर रिजर्व्स की। अभी फिलहाल बिल्कुल ऐसी ही, लेकिन जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स पढ़ते जाएंगे तो उस वर्किंग का पेट भरता जाएगा, और वो है रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग। और उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही एक पी का कॉलम और एक एस का कॉलम। अभी इस वक्त रिटेन अर्निंग्स पी की कितनी है? 60,000, एस की 51,000। कंपनी पी इस 60 पे तो अपना हक जिता सकती है, ये तो हमारी है जी, लेकिन इस 51 में से इसकी मेहनत कब शामिल होनी शुरू हुई है? एक्विजिशन के बाद से। तो इसको इन 51 में से उन्हीं को खुशी खुशी अपना हक कहना चाहिए, फख्र से बताना चाहिए कि हमारी रिटेन अर्निंग्स हैं जो एक्विजिशन के बाद कमाई गई हैं, जिनके लिए क्या नाम बोला था मैंने? पोस्ट एक्विजिशन। तो पोस्ट एक्विजिशन निकालने के लिए इसमें से लेस कर देते हैं प्री एक्विजिशन 12,000, ये बन जाएगा 39,000, और इसमें ऐड हो जाएगा शेयर इन एस 39,000 का 23,400, और इसका ग्रैंड टोटल आ जाएगा 83,400। अच्छा, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप इसका सवाल जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा सा सोच के देखो, जो पहली दफ़ा भी पढ़ रहा है या जो बिल्कुल भूला हुआ है, बात समझ आ रही होगी अभी तक? नहीं, जो पहली दफ़ा पढ़ रहा है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है ना? चौथी वर्किंग, आप लोग ना कोशिश यही करिए कि आपने वर्किंग्स के पूरे फॉर्मेट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि हम ब्रैकेट में प्लस माइनस कर लेंगे,
उसमें नुकसान सिर्फ इतना होता है कि आपने जब इसकी प्रैक्टिस की होगी ना 25-30 क्वेश्चंस, तो आपको ये वर्किंग्स के फॉर्मेट्स याद हो गए होंगे, तो एग्जाम में आप बड़ी तेजी तेजी से सवाल सॉल्व कर लेंगे क्योंकि मेमोरी में आपके वर्किंग्स होंगी। लेकिन अगर आपने वर्किंग से प्रैक्टिस ही नहीं की होगी, कैलकुलेटर के ऊपर जबानी आंसर निकालते रहे हुआ करेंगे, तो आपसे फिर पेपर में टाइम मैनेज नहीं होगा। तो इसलिए बेशक आपको अभी काम लेंथी लगे, लेकिन आप जितनी भी प्रैक्टिस करिएगा लिख के पूरी वर्किंग्स के फॉर्मेट के साथ करिएगा। बात यह नहीं है कि वर्किंग्स के नंबर है, नहीं, वो बच्चे थोड़ी हैं कि वर्किंग के नंबर होंगे, लेकिन आपको वर्किंग्स से ही प्रैक्टिस का फायदा होगा। अगर वर्किंग्स नहीं करेंगे लिख लिख के तो फिर प्रैक्टिस का उतना फायदा नहीं होगा। चौथी वर्किंग, अच्छा चौथी वर्किंग जो है वो मैं बाद में करता हूं, जो लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं चौथी वर्किंग बाद में करूंगा। ग्रुप बैलेंस शीट बनाता हूं। ये एक वर्किंग है, ये दूसरी वर्किंग है, और ये तीसरी वर्किंग है। चौथी वर्किंग करता हूं, पहले मैं ग्रुप बैलेंस शीट बनाना सिखा दूं आपको। जैसे मैंने पहले कहा, ग्रुप बैलेंस शीट है पी और एस की एडिशन। मैंने ज़बानी भी बोला था कि अगर डेटर्स, अगर बैंक में 40 मिलियन पड़ा है पी के और 10 मिलियन पड़ा है एस के, तो पी के मैनेज करने वाले लोगों की मर्जी तो पूरे 50 मिलियन पे चलेगी, तो ग्रुप बैलेंस शीट में बैंक के सामने 50 मिलियन आना चाहिए। इसी तरह से अगर पी के पीपीई 2000 मिलियन है और एस के पीपीई 700 मिलियन है, तो पी के लोग चलाने वाले जो हैं वो असल में 2700 मिलियन के पीपीई अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उनको ऐसी बैलेंस शीट नजर आनी चाहिए जिसमें 2700 लिखा नजर आए। तो ग्रुप बैलेंस शीट इज अ सिंपल लाइन बाय लाइन एडिशन। तो जिस शक्ल का सवाल था उसी शक्ल का मैं आंसर बना के दे रहा हूं। पी ग्रुप है और कंसोलिडेटेड SOFP एज एट 30 जून 2020। और आप एग्जाम में भी ऐसे ही ब्रैकेट्स के अंदर प्लस माइनस करके दिखा रहे होंगे। जैसे एसेट साइड पे पीपीई था, तो आप पीपी लिख के ब्रैकेट में प्लस माइनस कर दें। पी के कितने पीपी थे? 70,000। एस के कितने? 65। कितने हो गए? 135। अच्छा, आप जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं उनका यहाँ पर एक फ़ौरन सवाल बनता है, पूछेंगे तो खैर नहीं लेकिन दिल में आना बनता है कि पेरेंट ने एस के कितने शेयर्स खरीदे हैं? 60%। तो मैंने ग्रुप बैलेंस शीट में एस के सारे एसेट्स मिला के लिख दिए, हालांकि वो तो सिर्फ 60% का मालिक है। तो वो एसेट्स के 60% का मालिक नहीं है, एस की इक्विटी के 60% का मालिक है, और वो इक्विटी के 60% का मालिक बन के कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है एस के सिर्फ 60% एसेट्स पे, फिर सारे एसेट्स पे। तो चूंकि कंट्रोल उसका पूरे के पूरे एस के एसेट्स पे है, तो फिर एस के सारे एसेट्स साथ कंसोलिडेट होंगे। अच्छा, एस के सारे एसेट्स की बिल्डिंग से उठा के पी की बिल्डिंग में रखाएंगे जाकर? नहीं, ये सिर्फ बैलेंस शीट बन रही है, पी और एस अलग अलग ऑपरेशंस अपनी जगह मैनेज कर रहे हैं। तो एस के सारे एसेट्स पे चूंकि पी की मर्जी चलेगी, तो इसलिए पूरे के पूरे कंसोलिडेट होंगे। 135,000। और सवाल में पीपी के बाद क्या था? इन्वेस्टमेंट इन एस। इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, ये हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा है। अगर हम पी की सेपरेट बैलेंस शीट की बात करें, जो उसकी अपनी सेपरेट बैलेंस शीट है, तो
वो इन्वेस्टमेंट उसके एसेट्स में क्यों आ रहा है? क्योंकि पी ने इन्वेस्ट किया हुआ है। कहां? कहीं। तो पी ने जब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो ये पी के लिए एक एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। पी की अपनी बैलेंस शीट की हद तक तो ये बात सही है, लेकिन जब हम ग्रुप बैलेंस शीट बनाने लगे, अब जब ग्रुप बन गया ना, तो पी और एस की अपनी शनाख्त खत्म, ग्रुप एक सिंगल यूनिट बन गया। जैसे कंपनी के अगर 3-4 डिविजन्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली कैफ 7 पढ़ा है तो IFRS 8 एक IAS होता है, IFRS 8 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो चले नहीं, मैं IAS का जिक्र ही नहीं करता। एक कंपनी के 3-4 डिविजन्स हैं, वो 3-4 डिविजन्स अपने अपने ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। कंपनी एक है, यानी लीगल कंपनी एक है। अगर वो डिविजन्स आपस में भी एक दूसरे को सेल कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर कंपनी का एक डिवीजन उसी कंपनी के दूसरे डिवीजन को कोई चीजें बेचेगा तो वो कंपनी की सेल्स है। क्यों? कंपनी से बाहर नहीं निकली चीजें, कंपनी ही के अंदर एक डिवीजन ने दूसरे डिवीजन को कुछ चीजें बेची जो खरीदने वाले ने इस्तेमाल कर ली, तो कंपनी से तो चीजें बाहर ही नहीं गई, तो कंपनी इसको सेल्स नहीं कहेगी। हां, कंपनी का वो डिवीजन जिसने दूसरे डिवीजन को सेल किया है वो जरूर सेल कह के खुश होंगे, उसको बाकायदा उस पर प्रॉफिट भी कमाया होगा उन्होंने, और उस डिवीजन के मैनेजर को अगर कोई बोनस वगैरह मिलता है तो वो उस प्रॉफिट पे मिलेगा। ये जिन लोगों ने BFD पढ़नी है या पढ़ चुकी है तो ट्रांसफर प्राइसिंग में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं कि जो डिवीजन दूसरे डिवीजन को बेच रहा होता है, अगर वो कोई प्रॉफिट कमा रहा है तो उस मैनेजर को मिलेगा पूरा हिस्सा। लेकिन पूरी कंपनी की नजर से देखें तो ये कोई सेल्स ट्रांजैक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवीजन ए डिवीजन बी दो अलग अलग डिवीजन हैं, लेकिन है तो एक ही कंपनी ना। इसी तरह मुल्क की बात कर लेते हैं। अगर पंजाब ने सिंध में कोई इन्वेस्टमेंट की है, यानी प्रोविंस पंजाब के पास पैसे थे और उन्होंने सिंध प्रोविंस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की पावर प्लांट्स वगैरह के ऊपर, क्योंकि जो वहां बिजली का बड़ा मसला है, तो पंजाब ने कहा कि हम सिंध में इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट पर हम लोग सिंध से रिटर्न लिया करेंगे। अच्छा, अब मुराद अली शाह साहब की जिम्मेदारी सिंध है और अपने जो बुज़दी साहब हैं उनकी जिम्मेदारी पंजाब है। तो चूंकि इन दोनों की परफॉर्मेंस अलग अलग मैयर हो सकती है, तो बुज़दार साहब के लिए ये एक फ़ख्र की बात हो सकती है कि हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया और उनसे हम रिटर्न कमाते हैं। अच्छा, वो रिटर्न बुज़दार साहब का ज़ाती नहीं है, पंजाब प्रोविंस के लिए है, लेकिन वो इसको फ़ख्र से पेश कर सकते हैं कि हमने दूसरे प्रोविंस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। पाकिस्तान ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है ये, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर का मसला है। तो जब हम पाकिस्तान को एज अ कंट्री ले रहे होंगे तो फिर ये कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, लेकिन जब हम प्रोविंस पंजाब और प्रोविंस सिंध की बात कर रहे हैं फिर ये ट्रांजैक्शन है। तो कंपनी पी और कंपनी एस दो अलग अलग एंटिटीज हैं, इनकी आपस में कोई ट्रांजैक्शंस होंगी तो उनको बिल्कुल इज्जत मिलेगी, लेकिन वो इज्जत मिलेगी उनकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। लेकिन जब हम ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो ग्रुप की नजर में उन ट्रांजैक्शंस की कोई हैसियत नहीं है। पेरेंट की बैलेंस शीट में, सवाल में अब तो मिटा दिया मैंने, पेरेंट की बैलेंस शीट में एक एसेट लिखा आ रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस। पेरेंट का वो एसेट क्यों है? क्योंकि पेरेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पेरेंट की बैलेंस शीट में वो एज एन एसेट आएगा। और एस की नजर से अगर देखें तो एस ने किसी को शेयर इशू किए हुए हैं, तो वो एस के शेयर कैपिटल में आ रहा होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्रुप की, तो ग्रुप ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है? नहीं। तो ग्रुप की नजर से उस इन्वेस्टमेंट की कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ग्रुप बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, शो ही नहीं होगी। इसको कहते हैं कि जो पेरेंट की सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए। ग्रुप बैलेंस शीट बनाते हुए पेरेंट की सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट है उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, खत्म, ग्रुप बैलेंस शीट से हटा दिया जाए इसको। तो मैं ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं लिख रहा। अगला कौन सा एसेट था?
इन्वेंट्री। अच्छा मैंने यहां पर एक लाइन छोड़ी है, इन्वेंट्री पी कितनी, एस 18। तो ग्रुप बैलेंस शीट लाइन बाय लाइन एडिशन है, 19 + 18 37। और क्या है, डेटर्स। और क्या है, 6 और बस। IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपने खुद ही पढ़ना है, खुद ही रिवाइज करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन सवालों में इसका अमल दखल हो सकता है। तो एक कैफ 7 के वो टॉपिक्स हैं जो आपने खुद ही रिवाइज करना है। बल्कि हाँ, एक ना कोशिश की है, एक हल निकाला है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम अगर वो टॉपिक रिवाइज करना चाहें तो आपने कैफ 7 तो पढ़ा ही है, तो अगर उसकी एक्सेस दे दें तो इस पर कोई ना कोई शक्ल निकाल ली है ऑलमोस्ट। और मैं भी बस अभी नमाज की ब्रेक करता हूँ तो मैं उनसे पूछ के, हो सकता है इसी लेक्चर, इसी वीडियो में मैं आपको हल बता दूँ उसका। तो उसका एक हल निकाल लिया है कि जो लोग रिवाइज़ करना चाहें तो जो मेरे कैफ 7 के लेक्चर्स हैं, वैसे मैं बताऊं मेरी जो फीलिंग है, करना वरना किसी ने नहीं है रिवाइज़। आपको CFAP 1 के लेक्चर सुनते मौत पड़ रही होती है, क्योंकि आपने आर्टिकल्स में बड़ी मेहनत करनी है, आपके ऑफिस के टाइमिंग बड़े सख्त हैं और आप बहुत थक जाते हैं, ज़िंदगी में और भी काम है, कभी कभी लेक्चर सुनने का मौका मिलता है। तो कैफ 7 के किसने लेक्चर सुनने हैं, लेकिन फिर भी मेरा काम आपको सपोर्ट करना है, तो उसके लिए हल निकाल लिया हुआ है। अभी मैं नमाज की ब्रेक करता हूँ तो फिर वापस आके मैं आपको हल बता दूंगा। तो उसका हल निकाल लिया हुआ है। तो IS 38 आपने खुद करना है, या अगर वो जो हल बताऊंगा उस पर चलेंगे तो आप मेरे कैफ 7 के लेक्चर सुन के वो रिवाइज कर सकेंगे। IS 38 में एक चीज सीखी थी कि गुडविल इंटरनली जनरेटेड है अगर, तो उसको हम इंटेंजिबल एसेट नहीं कहते। ये IS 38 ने साफ साफ मना किया हुआ है। रीजन है उसकी, नहीं होता एसेट। ये जो पेरेंट ने 6600 एक्स्ट्रा दिया है, गुडविल कहा मैंने उसको, ये किसकी गुडविल है, पी की कि एस की, एस की। ये एस का अच्छा नाम है, यानी पेरेंट उसका ओनर बनने के लिए मर रहा था तभी उसने ज्यादा पैसे दिए, तो ये एस का अच्छा नाम है। तो एस की बैलेंस शीट में क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि एस की ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल थी, तो उसकी बैलेंस शीट में आना मना था IS 38 की तरफ से। लेकिन IFRS 3 कहता है कि ये गुडविल परचेज्ड है। कैसे, पेरेंट ने उन लोगों को, किन लोगों को, वो जो फॉर्मर ओनर थे उनको पैसे पे किए हैं, तो चूंकि ये परचेज है तो ये एसेट बनना चाहिए। तो ये जो गुडविल निकाली थी हमने, ये एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में एक एसेट शो होगा, गुडविल वर्किंग 1। $6600। अब देखिए एसेट्स का टोटल 215600। अच्छा, पी और एस, इन दोनों की अपनी अपनी बैलेंस शीट्स हैं जिनको हम कंसोलिडेट करके ग्रुप बैलेंस शीट बना रहे हैं। पी और एस की अपनी अपनी बैलेंस शीट्स की दोनों साइड्स टैली है ना, तो जब उनको लाइन बाय लाइन ऐड करेंगे तो ग्रुप बैलेंस शीट भी टैली होनी चाहिए। हमने पी के तो एस के तो सारे एसेट्स ले लिए, पी का एक एसेट छोड़ दिया, कौन सा, वो जो इन्वेस्टमेंट इन एस थी वो छोड़ दिया, यानी बैलेंस शीट आउट होने जा रही है। अगली साइड पे आते हैं,
शेयर कैपिटल, बताना दोबारा। 135, 6600, 37, 19 और 18। टू 156। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम ये जुड़वा तो नहीं, जुड़े हुए होते हैं। यानी जिस एंट्री में शेयर कैपिटल आता है, शेयर प्रीमियम भी उसी एंट्री में आता है, क्योंकि दोनों इकट्ठे जनरेट होते हैं। वो तो कैपिटल हमने फेस वैल्यू पे रखना होता है, इसलिए इसके लिए अलग अकाउंट बना लेते हैं, वरना ये दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जुड़े हुए ही रहते हैं। पेरेंट का शेयर कैपिटल कितना है? जो पेरेंट की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, वो पेरेंट ने एस में इन्वेस्ट किया हुआ था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एस की बैलेंस शीट में क्या आ रहा था? वो शेयर कैपिटल, कि उसने वो शेयर्स पी को इश्यू किए हुए थे। तो अगर हमने इन्वेस्टमेंट उड़ा दी तो हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वो कैपिटल भी उड़ाना पड़ेगा, वरना इंसाफ वाली बात नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं कि जी ग्रुप की नजर में वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अब अगर ग्रुप की नजर में देखें तो एस ने अपने कैपिटल के 60% किसी को इश्यू किए हुए नहीं, वो तो ग्रुप के अंदर ही है, तो उनको फिर कैपिटल में भी नहीं लिखना। और अभी कुछ देर बाद रीजन बताऊंगा, एस का कैपिटल ही नहीं लिखना, यानी सारा ही कैपिटल खत्म कर देना है। तो कैपिटल फिर किसका रह गया? सिर्फ पी का। कितना? 50,000। प्रीमियम भी बिल्कुल चूंकि कैपिटल के साथ जुड़ा होता है, तो ये भी सिर्फ पी का 5,000। अदर रिजर्व्स ये हम लोग वर्किंग कर चुके। वर्किंग 2 72। रिटेन्ड अर्निंग्स ये भी वर्किंग कर चुके। कितनी? 83400। यहां पर मैंने भी कुछ जगह छोड़ी है। क्रेडिटर्स पी के कितने? 19। एस के 15। कितने हो गए? 34। अगर अभी इस वक्त इस साइड का टोटल करेंगे ना, तो वो 215,600 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका बड़ा ऑब्वियस सा हल ये नजर आ रहा है कि हमने यहां से इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी। वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ 60% शेयर्स में इन्वेस्टमेंट थी। इस साइड से हमने कैपिटल प्रीमियम पूरा ही उड़ा दिया, पूरा ही खत्म कर दिया हमने, तो बैलेंस शीट तो आउट होनी है। ग्रुप बैलेंस शीट पी और एस के कंबाइंड एसेट्स हैं और पी और एस की कंबाइंड लायबिलिटीज है। पी और एस कंबाइंड एसेट्स पी और एस के कंबाइंड है, लायबिलिटीज पी और एस की कंबाइंड है। तो बैलेंस शीट तभी टैली करेगी ना जब दोनों की कंबाइंड इक्विटी लिखेंगे, वरना तो बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। पी की इक्विटी का तो पी ही मालिक है, यानी पी की इक्विटी तो पी की है ना। एस की इक्विटी के दो मालिक हैं, एक पी और बाकी जो बाकी लोग हैं उनको क्या नाम दिया है? एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो पेरेंट और एस के एसेट्स कंबाइन कर दिए, पेरेंट और एस की लायबिलिटीज कंबाइन कर दी, लेकिन इक्विटी में अभी हमने सिर्फ पेरेंट वाली चीजें लिखी हैं,
कि पेरेंट का कैपिटल, पेरेंट का प्रीमियम, पेरेंट का रिजर्व्स में कितना हक है, रिटेन अर्निंग में कितना हक है, तो वो जो बेचारे गरीब 40% लोग हैं उनका एस के शेयर कैपिटल में भी हक है, एस के शेयर प्रीमियम में भी हक है, एस के अदर रिजर्व में भी हक है और एस की रिटेन अर्निंग में भी हक है। इन शॉर्ट एस की पूरी इक्विटी में हक है। सवाल में अगर आप एस की इक्विटी का टोटल करें, सवाल में हम ये बैलेंस शीट कब की बना रहे हैं, 30 जून 20 की ना। तो जो सवाल में आपको एस की बैलेंस शीट दी हुई है उसमें देखिए एस की टोटल इक्विटी कितनी बनती है, कैपिटल, प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग मिला के कितनी, 90,000। हाँ 90,000 बनती है। तो इस 90,000 इक्विटी में एनसीआई कितने के हकदार हैं, तो 90,000 का 40% लें। अगर मैं यहां 36 लिख दूं, अब इसका टोटल करके देखिए, अब टैली है, अब क्यों टैली हो गया, एसेट्स पूरे लिख लिए, लायबिलिटीज पूरी लिख ली, इक्विटी भी पूरी लिख ली। जो जितनी इक्विटी का पी मालिक था वो तो हमने ऑलरेडी लिख लिया, तो एनसीआई भी तो मालिक है ना अभी, तो हम उसको यहां बैलेंस शीट में जगह देंगे तो बैलेंस शीट टैली होगी। तो इक्विटी ही में एनसीआई की एक लाइन आइटम आती है। और मैंने ना इसमें ज्यादा फूल बूटे नहीं बनाए, अगर फूल बूटे बनाए तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल अलग किया जाता है, करंट एसेट्स का टोटल अलग किया जाता है, इक्विटी का अलग, नॉन करंट लायबिलिटीज का अलग और करंट का अलग। इक्विटी में भी दो टुकड़े आएंगे। अब अगर मैं इसमें फूल बूटे लगाऊं ना तो ये अलग टोटल होता है, इसके नीचे टोटल लिखा जाता है, ये अलग टोटल होता है। किस बेस पे कर रहा हूं मैं डब्बे, नॉन करंट, करंट, इसका अलग टोटल होगा। नॉन करंट लायबिलिटीज होती तो उनका अलग आता। और इक्विटी में भी मजीद दो टुकड़े करेंगे। इस इक्विटी का हकदार कौन है, पी, और ये है इक्विटी में लेकिन इसके अलग है। ये आपको मैं जब चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें चीज और क्लियर कर दूंगा। है एनसीआई इक्विटी में लेकिन इनका सब टोटल अलग है, उसके बाद एनसीआई। ये मैं आपको चेंजेस इन इक्विटी पढ़ाऊंगा तो उसमें होगी ये बात क्लियर। ये मैंने 36,000 कैसे लिखा यहां, 90,000 पे 40% लगाया। 90,000 कहां से आया, सवाल से ना, लेकिन आपने 36 ऐसे नहीं निकालना, आपने करनी है वर्किंग। तो अब आ जाते हैं चौथी वर्किंग पे। ये वर्किंग आसान है, इसमें 3 लाइनें ही हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। हमने एनसीआई की एक वैल्यू पहले निकाली हुई है, कहां, गुडविल की वर्किंग में। ये एनसीआई इक्विटी के हकदार थे कब, तो एक वैल्यू तो हमने निकाली हुई है, तो इसकी वैल्यू तो हम एज इट इज यहां लिख देते हैं, वैल्यू एट एक्विजिशन कितनी, 19,600। एनसीआई वाले इतनी इक्विटी के हकदार तो थे कब, अब उस दिन से लेके आज तक एस की इक्विटी में जो भी इंक्रीज आई, अगर उस इंक्रीज में एनसीआई का हिस्सा निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो 36 बन जाएगा ना। एस, दोबारा सुने, ये एनसीआई का हक एक्विजिशन डेट पे, उसके बाद मजीद चेंजेस आई है ना एस की इक्विटी में, क्या, पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, तो उनमें भी तो एनसीआई का हक है। अगर वो हक भी इसमें ऐड कर दूं तो टोटल मिला के ये 36 बन जाएगा। तो वो जो दो चीजें की थी ना, ये और ये पोस्ट एक्विजिशन अदर रिजर्व्स थे और ये पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग थी, इनका 60 किधर गया, ये।
तो इनका 40 यहां आएगा। इस 2000 का, इसका नहीं, इसका 2000 का 40%, इस 39,000 का 40%, कितना देखें? 800, 15,600 ये हैं 4 वर्किंग्स। बेसिक सा कंसोलिडेशन का सवाल जिससे मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट और प्रोसीजर सिखाया है। अभी एक हिस्सा इसका बाकी है। मैं बस नमाज की ब्रेक कर रहा हूँ, आप लोगों को खैर पलक झपकते ही आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ हमारी दुनिया के अंदर टाइम लगेगा नमाज पढ़ने में। इसमें आपने पूछना कुछ? आपने बताना था अच्छा, कि वो लाइट पैदा है, तो मैंने शुरू में पूछा। अच्छा, असल में ना हम जो उसका हक बनता था ना, वो पैसे उसने इन्वेस्टमेंट में पे किए थे और हमने वो सारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर दी, तो उसके अगेंस्ट जो इस साइड पे था फिर वो भी ख़त्म करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ख़त्म कर दिया वो। तो अब जो बाकी बचा वो वही बचा जो एक्विजिशन के बाद कमाया है, वो साथ हमने इनमें मिला दिया, वरना हम वो भी रखते तो फिर बैलेंस शीट टैली ना होती। हमने इन्वेस्टमेंट ख़त्म की तो फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो ख़रीदा गया था फिर वो भी ख़त्म किया, इसलिए वो उड़ा दिया यहाँ से। ये तो रखना चाहिए था, हैं नहीं तो रखना चाहिए। तो फिर इन्वेस्टमेंट भी रखनी चाहिए थी ना, इन्वेस्टमेंट तो ग्रुप के अंदर ही है। तो फिर बैलेंस शीट के अंदर फिर टैली नहीं रहेगा। अगर इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रहे हैं तो फिर वो भी ख़त्म करेंगे। हाँ, लिमिटेशन है, अगर इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर रहे हैं तो फिर वो भी ख़त्म करेंगे जो इन्वेस्टमेंट की गई है। असूलन वो चीज़ हक है, यानी है वो। देखें, अगर आप कहें जी कि उस पर पेरेंट का हक है, तो हक तो है, क्योंकि कल को कंपनी ख़त्म होगी तो पेरेंट वाले को उतना पैसा मिलेगा जो इक्विटी वाले का बनता है, तो वो तो पूरा ही मिलेगा, तो इसलिए हक तो है, लेकिन यहां प्रेजेंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्वेस्टमेंट खत्म कर रहे हैं हम। अच्छा, ये पूछा, ये मैं आपको सवाल दोहरा देता हूं कि जो एक्विजिशन से पहले कमाए हुए रिजर्व थे, यानी 2000 और ये 12,000, लीगली तो इन पे भी तो पेरेंट का हक है ना। जैसे एस की इक्विटी कितनी है अभी बैलेंस शीट में? 90,000। अभी बैलेंस शीट में 90,000 है ना, तो वो जो 90,000 है वो सिर्फ एक्विजिशन के बाद की है, नहीं टोटल है, तो उस 90 पे 40% एनसीआई का हक है, तो बाकी 60 किसका? तो पी का है ना हिस्सा। तो वो जो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैं उनमें हिस्सा पी का है, ऐसा नहीं कि पी का हक नहीं है, लेकिन हमने ग्रुप बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट खत्म कर दी, तो फिर बैलेंस शीट टैली रखने के लिए उसका दूसरा फैक्ट भी तो हमें खत्म करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट खत्म की तो उस इन्वेस्टमेंट से जो खरीदा गया था फिर उसको भी खत्म करेंगे, इसलिए हमें वो बैलेंस शीट से हटाना पड़ा, वरना वैसे हक उनका है। जिसको ये सवाल समझ नहीं आया, जवाब भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब आप एक सवाल दोबारा लिखें, पूरा सवाल नहीं लिखें, सिर्फ इतना लिखें कि यही सवाल दोबारा सॉल्व कर दें। इफ NCI is valued at fair value, if NCI is valued at fair value, सवाल लिखवा रहा हूं अगला। अभी जो सामने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये हो गया, सवाल खत्म हो गया। अब एक और सवाल लिखिए कि ये प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर दें। इफ NCI is valued at fair value,
and fair value of NCI at acquisition date was 23,000 23,000। सवाल दोहरा रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें। इफ एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन डेट वाज 23,000 23,000। चले मैं आप तो दोबारा ही करेंगे, लेकिन सारा करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, मैं जो जो चेंज करूंगा ना, आप वही चेंज बस दोबारा लिख लीजिएगा। बल्कि हाँ, याद आया, ग्रुप में मैं व्हाट्सएप तो भेज देता हूं, लेकिन सारे लोग एक दो के मैसेजेस देखते नहीं हैं, तो वो इधर उधर कहीं रह जाएगा। जिन लोगों को कैफ 7 की रिवीजन की ज़रूरत थी, जो ग्रुप में बात भी चल रही थी, जो बच्चे कह रहे थे जी हमें उसके टॉपिक रिवाइज करा दें, आल्दो के आई नो के ये होना नहीं है, करना आपने नहीं है, लेकिन मेरा काम आपको आपकी डिमांड पूरी करना है। तो कैफ 7 जो मैंने अभी पढ़ाया है, तकरीबन वो 150 घंटा प्लस वो भी है। तो उसमें से आपने जो टॉपिक रिवाइज करने हो, आपको उसकी एक्सेस दे दी गई है, लेकिन उसके लिए ना आपको लॉगिन फिर से करना पड़ेगा। और वो लॉगिन मैं आपको बोर्ड पे भी लिख देता हूं, मैसेज तो फॉरवर्ड कर ही दूंगा, लेकिन मैसेज इधर उधर रह जाता है, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। ये आपका जो एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड होगा ना, उसमें नहीं आ रहा होगा, यानी आप जो अभी लॉगिन होते हैं आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। और इसका लॉगिन आप करेंगे स्टूडेंट ये लॉगिन होगा, और जो इसका पासवर्ड होगा वो स्टूडेंट 1238। लॉगिन स्टूडेंट होगा और पासवर्ड स्टूडेंट 1238, ये पासवर्ड होगा। और जब आप इसमें एंटर कर जाएंगे तो आपके सामने कोर्स ही सिर्फ वही वाला कैफ 7 वाला आ रहा होगा। हाँ, अब उसमें से आप देख लीजिए आपने जो जो करना है। अच्छा, जिनको लगता है ना कि आप कंसोलिडेशन इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे और आपके पास अभी खुला टाइम है, आप आर्टिकल्स भी आपके नहीं हैं, आप आराम से घर बैठे हुए हैं या नौकरी छोड़ी हुई जो भी है, तो आप बेशक उसको स्लो करना चाहें तो स्लो कैफ 7 के अंदर तो मैंने 15-20 लेक्चर में कराया हुआ है। और चूंकि उसी किताब को मैंने यानी उसी के सवाल अभी यहाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, तो सवालों के नंबर भी वही होंगे। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप इसको इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप चाहें तो कंसोलिडेशन के लेक्चर सारी डिटेल सुन सकते हैं। उसमें तो मैंने बहुत तफसील से बताया हुआ है, बताया यही कुछ है, लेकिन बहुत आराम से डिटेल से एक बात की, फिर सवाल कराया, फिर एक और बात की, फिर सवाल कराया, फिर एक और बात। अभी तो मैंने आपको एक सवाल के अंदर ये 6 बातें बता दी ना, वरना मैंने 6 सवालों में बतानी थी। तो ये लॉगिन है और ये पासवर्ड है। और मैंने ग्रुप में भी ये बात लिखी थी, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे मुझसे, आप स्टूडेंट्स मुझसे मसाइल भी पूछ लेते हैं कि ये जायज़ है नहीं जायज़ है। जो मेरे इल्म में होता है मैं बता देता हूँ, जो नहीं होता फिर मैं एक दो हैं अच्छे दोस्त उस्ताद हैं उनसे पूछ के बता देता हूँ, उलमा। तो मैंने ग्रुप में भी ये लिखा था और दोबारा से कह रहा हूँ कि बेटा, अगर आप लोगों ने अपनी कोई लॉगिन की डिटेल्स अपने दोस्तों से खिदमत खल्क समझ के शेयर की हुई है ना, तो ये खिदमत खल्क नहीं कर रहे, ये आप गुनाह वाला काम कर रहे हैं। कैसे? आप एक ना बड़ा पुराना करेक्टर होता था रॉबिन हुड, पता नहीं कुछ लोगों को नहीं पता होगा।
काम उसका ये था कि वो चोरियां करता था और वो पैसा फिर गरीबों में बांट देता था। तो वो हीरो है कि चोर है? चोर है। फिल्मों में हीरो हो सकता है वो, लेकिन असल में वो चोर है। तो इसलिए आप अगर समझते हैं ना कि आपने, क्योंकि देखें आपका कॉलेज से कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको इजाजत मिली है कि आप ये लेक्चर्स व्यू कर सकते हैं। आप इस लेक्चर्स के ओनर नहीं बन गए कि आप अपनी मर्जी से फिर वो जिसको मर्जी किताब जब आप खरीदते हैं ना फिजिकल किताब, तो फिर आप उस किताब के ओनर होते हैं, फिर आप वो किताब किसी और को देते हैं इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब आप वीडियो लेक्चर को एक्सेस ले रहे हैं तो फिर आप उसके ओनर नहीं बन रहे, आपको हक मिला है वो वीडियो सुनने का। अब आप वही डिटेल जब आगे किसी दोस्तों को दे रहे होंगे तो वो जायज़ नहीं है। तो आप अपनी तरफ से दोस्तों की मदद कर रहे होंगे लेकिन वो गुनाह कमा रहे होंगे आप। तो इसलिए अपनी लॉग इन डिटेल्स शेयर मत करिए। कोई वैसे किसी भी तरह चोरी करके कैसे भी करके कर ले वो उसका मामला है, लेकिन आप इंडिविजुअल अगर लॉग इन डिटेल किसी की मदद करने के लिए शेयर कर रहे हैं तो आप ये नाजायज़ काम कर रहे हैं। सर वो एक बच्चा पूछ रहा है 2 भाइयों ने फिर एडमिशन लिया है, तो वो एक लैपटॉप पे एक बुक में बैठ के सुन लेगा। ये मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा। अच्छा जी, जो सवाल लिखा है मैंने उसको सॉल्व करता हूँ। पहले उसकी ज़रूरत समझें फिर सॉल्व करता हूँ। ये जो 36,000 रुपए है, 49,000 पूरा का पूरा 36,000 रुपए देके खरीदा गया। पूरा 36,000 में खरीदा है? नहीं, 49,000 का कितना कितना बनता है? 49,000 का 60%? नहीं दिखा ना, पूछ रहा हूँ। 24,000 और 56, 29,600, 29,400। 36,000 में से अगर ये माइनस करें तो कितना आता है? 6600 आएगा। 6600 आएगा। तो पेरेंट ने एस की इक्विटी जो उस वक्त थी उसमें से 60% खरीदा 36,000 देके। तो ये जो 6600 पेरेंट ने ज्यादा पे किया है इसको हम एस की गुडविल कह रहे हैं। अगर एस के सारे शेयर्स पी ने खरीद लिए होते तो वो इस पूरे 49,000 का मालिक बन जाता। तो क्या वो 49,000 का मालिक बनने के लिए 55,600 देता, यानी अब भी 6600 ही ज्यादा देता? ये कैसे पता चलेगा? अच्छा चले, एस के शेयर्स कितने हैं? 3200। 49,000 को 3200 से डिवाइड करें। 15.31। 36,000 को डिवाइड करें 3200 से। 11 सॉरी 3200 से नहीं, 19-20 से। 18.75। पेरेंट अगर एस के 1920 शेयर्स 36,000 रुपए में खरीद रहा है तो एक शेयर वो कितने में खरीद रहा है? ठीक है। और अगर वो एस के 3200 के 3200 शेयर खरीद रहा होता तो मोस्ट प्रॉब्ली कितने पैसे दे रहा होता? दिस इनटू 3200 ना। देखें, अगर 3200 में से 1920 शेयर खरीद रहा है 36,000 के, तो एक शेयर इतने में खरीद रहा है। और जब तय हुई होगी बात तो पर शेयर प्राइस ही तय हुई होगी ना। तो अगर वो पूरे 3200 शेयर खरीदता तो मोस्ट प्रॉब्ली 3200 इंटू 18.75 देता। कितने देता? 60,000। तो फिर कितनी गुडविल होती?
11,000। अगर पेरेंट एस के सारे शेयर्स खरीद लेता तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 36 की बजाय 60,000 रुपए देता, और फिर इस कैलकुलेशन में यहां 60,000 लिखते, एनसीआई होती ही ना, 60 माइनस 49 करते तो गुडविल 11,000 आ जाती ना, गुडविल 11,000 आ जाती। अभी कितनी आ रही है? 66। अभी 11 क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पेरेंट ने सारे शेयर्स खरीदे नहीं हैं। इसका मतलब है कि पेरेंट सारे शेयर्स खरीदे या कम खरीदे तो गुडविल की फिगर चेंज होती जाएगी ना। फिर कम खरीदेगा तो गुडविल कम होती जाएगी। ये गुडविल अच्छा नाम किसका है, एस का कि पी का? एस का। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एस का एक एसेट है। बुक्स में नहीं है लेकिन वैसे एस का एसेट है ना। ये हमने एस के 65,000 एसेट्स इसमें ऐड कर दिए, 18,000 ऐड कर दिया, 10,000 ऐड कर दिया, 12 ऐड कर दिया। ये एस का पूरा पीपी है या उस पीपी का 60% है? पूरा है। ये एस की पूरी इन्वेंट्री है, उसका 60% है? पूरा है। तो एस के हम बाकी एसेट्स जब पूरे पूरे कंसोलिडेट करके ग्रुप बैलेंस शीट के फेस पे ला रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के पेरेंट पूरे शेयर्स खरीद रहा है या 60% खरीद रहा है, तो गुडविल असल में एसेट किसका है? एस का। तो गुडविल भी तो फिर पूरी आनी चाहिए ना, या डिपेंडेंट होनी चाहिए कि कितने शेयर्स खरीदे? पूरी आनी चाहिए। लॉजिक तो यही बनती है, ये आर्गुमेंट है कि पूरी आनी चाहिए। फुल गुडविल कहते हैं इसको। तो आईएस ने दो ऑप्शंस दे दी। फिर आईएस ने दो ऑप्शंस अलाउ कर दी। एक ऑप्शन जो अलाउ की कि जैसे पहले कैलकुलेट किया है वैसे ही कर लें। इस सूरत में ये जो गुडविल निकल रही है ये निकली ही उन पैसों पे है जो पेरेंट ने दिए हैं ज्यादा, और अगर पेरेंट ने 60 से भी कम % शेयर खरीदे होते तो और कम आ रहा होता। यानी गुडविल का जो कैलकुलेशन का मेथड आईएस ने बताया है उससे आंसर निकलना ही है, उससे 11,000 आंसर ही नहीं आ सकता। तो या तो फिर ये मेथड फ्लॉड हुआ, लेकिन मेथड ठीक है। तो 6600 ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये भी एक आर्गुमेंट है कि 6600 पूरा का पूरा अच्छा नाम है इसका। नहीं, पूरा अच्छा नाम कितना है? 11,000। तो जब एस के बाकी सारे एसेट्स पूरे पूरे कंसोलिडेट हो रहे हैं और ग्रुप बैलेंस शीट में आ रहे हैं तो एस की गुडविल भी आनी चाहिए। बेशक वो एस का एसेट बुक्स में नहीं था लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट में तो आना चाहिए ना। तो इस वजह से आईएस ने दो मेथड अलाउ कर दिए। एक मेथड जो अभी हमने अडॉप्ट किया और दूसरा मेथड फुल गुडविल मेथड कहलाता है। अब वो फुल गुडविल मेथड क्या है, मैं पुरानी फिगर लिखी रहने दूंगा ताकि आपको कंपैरिजन में आसानी हो। मैं नई फिगर इधर अंदर लिख दूंगा, यानी जिसने पूरा सवाल दोबारा सॉल्व करना है तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। अब इस सवाल में जो मैंने कहा है दोबारा सॉल्व करें। पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट कितनी की है? अभी जो कमेंट कर दोबारा नहीं, ये नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था। जो सवाल लिखवाया है मैंने कि प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें, तो इन्वेस्टमेंट तो 36 ही है ना, तो यहां तो 36 ही आएगा, बल्कि यहां तो 36 ही आएगा और यहां 49 ही आएगा। लेकिन ये जो एनसीआई की वैल्यू है ना ये चेंज हो जाएगी। अभी एनसीआई की वैल्यू 19,600 कैसे निकाली हुई है? इस 49,000 का जो प्रोपोर्शनेट शेयर बनता है, एनसीआई प्रोपोर्शनेट वैल्यू के साथ लिखी है। अब अगर हम फुल गुडविल मेथड पे चलना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि एनसीआई के शेयर्स, यानी वो जो 40% लोग हैं उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए थे, 60% ने बेचे हैं ना, उन 40% ने अभी अपने पास ही रखे हुए हैं। तो अगर वो भी उस वक्त वैल्यू लगवाते अपने शेयर्स की, उस वक्त किस वक्त, तो उनकी वैल्यू कितनी लगती?
मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट से लगवाते, तो वो जो उनकी वैल्यू लगती वो कहलाती है फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। और वो मैंने सवाल में दी है कितनी, 20, तो उसकी जगह मैं लिखूंगा 23। अब 36 + 23 - 49, ग्यारह नहीं आना था, इसकी भी रीजन है, लेकिन 10 इससे बेहतर है। क्योंकि 10 कैसे निकला, एस की पूरी इक्विटी, और इस पूरी इक्विटी को कोई खरीदता तो इतने में खरीदता, तो ये अब एस की फुल गुडविल शो हो रही है। तो ये दो मेथड्स हैं, एक में एनसीआई प्रोपोर्शनेट वैल्यू पे आएगी और एक में एनसीआई फेयर वैल्यू पे आएगी। बाकी चीजें सेम है, सिर्फ ये बदला है। तो इस मेथड के लिए बोलने में कहा जा सकता है कि एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, और इस मेथड के लिए बोला जा सकता है एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। और ये जो भी मैंने ये आखिरी कॉलम बनाया है, इस मेथड को एक और मेथड फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। तो उसका आंसर 10,000 आ गया। हाँ हाँ जी, यानी अगर आप इस 23,000 को डिवाइड करें, एनसीआई के पास कितने रह गए, 3200 में से एनसीआई के पास कितने शेयर्स रह गए? हाँ अच्छा चलो, 17.9 एनसीआई के पास शेयर्स कितने, 3200 का 40%, 1280 शेयर्स एनसीआई के पास है। उनकी वैल्यू अगर 23,000 है तो पर शेयर वैल्यू कितनी है? 17.9, 18 रुपए कह लें, तकरीबन 18 रुपए। तो एनसीआई के लिए उस शेयर की वैल्यू 18 रुपए थी, लेकिन पेरेंट को वो शेयर कितने का पड़ा? तो पेरेंट को महंगा ही मिला करेगा। क्यों महंगा मिला करेगा? क्योंकि ये कंट्रोल खरीद रहा है, तो इसलिए इसको ज्यादा महंगा ही मिला करेगा, इसलिए वो 11 नहीं आया। लेकिन सवाल बनाने वाले की तरफ से 11 आ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो एनसीआई के फिर दो मेथड्स हो गए, या तो एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, या फिर एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। क्या फर्क पड़ेगा? इस वैल्यू का फर्क पड़ेगा और उससे गुडविल चेंज आ जाएगी। अच्छा, अब ग्रुप बैलेंस शीट में गुडविल कितनी आ जाएगी? 10,000। ये टोटल भी चेंज हो जाएगा फिर, तो बैलेंस शीट तो आउट हो गई। ये जो चौथी वर्किंग बनाई थी, ये यहां पर क्या लिखा था? एनसीआई की वैल्यूड एट एक्विजिशन, वो कितनी है अब? इतनी है? नहीं, गुडविल में एनसीआई कितनी लिखी हुई है? 9,600, 19,600, फिर 23 लिखी है ना, तो उसकी जगह 23 कर दें, इसकी जगह 23 कर दें। अब देखें टोटल कितना आता है, ये नजर आ रहा है? 39,400, यानी यहां पर 39,400 आ जाएगा। अब देखें बैलेंस शीट टोटल करके, नहीं तो वैसे ही देख लें, ये कितना बढ़ गया? 3400, ये कितना बढ़ गया? 3400, तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो अगर आपको एनसीआई की फेयर वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू वाला तरीका है, तो फिर गुडविल में यहां पर एनसीआई की फेयर वैल्यू आएगी। बाकी वैसे ही है, बाकी वैसे ही है। और जो गुडविल की वर्किंग में एनसीआई में लिखा होगा, वही फिगर एनसीआई की वर्किंग की पहली लाइन है। ये सारा लॉजिक बहस ये है कि गुडविल पूरी बुक्स में शो होनी चाहिए। एनसीआई का मसला नहीं है, इसलिए इसको फुल गुडविल मेथड भी कहते हैं। तो एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर या एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, फर्क कहां पड़ेगा? गुडविल की वर्किंग में इस लाइन में,
और यही जो यहां लाइन लिखी होगी यही एनसीआई की वर्किंग की पहली लाइन है। ठीक है, ये विदाउट एनी एडजस्टमेंट कंसोलिडेशन का एक बेसिक सा सवाल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि आपको मैं एडजस्टमेंट्स बताने लगा हूं, समझाने लगा हूं, और कुछ, ये कितनी देर की क्लास हुई है तकरीबन? है बस? नहीं यार, मैंने 4:30 शुरू की थी। नहीं, कार्ड का टाइम नहीं ठीक होता, ये हजमाया हुआ है, कार्ड का टाइम ठीक नहीं होता। आप बेशक इसको चेक कर लेना, शर्त लगा लो ये हजमाया हुआ है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये टाइम ठीक नहीं होता। वैसे मेरे ख्याल में तकरीबन 1.25 घंटा हो गया। चेक कर लेना, जब वीडियो बनेगी ना चेक कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको जो एडजस्टमेंट्स बताऊंगा ना, चलें एक बता देता हूं, फिर बाकी लेक्चर 42 में बता दूंगा। कर रहे हैं तो मैंने ये संडे को ही हैं सारे अवेलेबल। अब आपको मैं जो एडजस्टमेंट्स बताऊंगा वो एडजस्टमेंट्स आपको मैं ज़बानी या चलें बोर्ड पे लिख के भी अगर बताऊंगा तो मैं उसमें ना कह रहा हूँगा कि गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड लेस कर लेंगे। तो क्या मुराद होगी उससे कि जब आप ये वर्किंग बना रहे होंगे, ये इनर कॉलम, इसमें कुछ ना कुछ ऐड लेस करने को कहूँगा, वो ऐड लेस होगा, फिर टोटल यहां आएगा और बाकी वर्किंग तो है ही है। ठीक है, फिर कुछ में जाके मैं कहूंगा कि वो जो कंसिडरेशन ट्रांसफर लिखते थे, ये पहली लाइन याद आ जाए आपको, वो फिगर अब इन फलानी 2-3 चीजों को ऐड करके बनेगी। जो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी वर्किंग अलग करें, उसमें वो 3-4 चीजें ऐड करें, यानी अब 36,000 उन 3-4 चीजों को ऐड करके बनेगा, या फिर इधर ही कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, इसके नीचे वो 3-4 चीजें लिख दें। ठीक है, आगे मैं वर्किंग, अब आपको जो एडजस्टमेंट बता रहा हूँ ज़बानी बता रहा हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम फिर से 20 दिन लगाएं इस पे, तो ये तो मैंने 2 क्लासेस में लपेटना है काम। तो अब आपको जो मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा वो आपको जब बताऊं तो आप ना पेज पे ये सारे फॉर्मेट आपके सामने खोल के रखे हूं आपने, फिर मैं उसमें जो जो एडजस्टमेंट बताता जा रहा हूँ वो आपके जहन में हो कि अच्छा हाँ इनर कॉलम में लिखना है, मतलब ये इनर कॉलम है। फिर इसी तरह से मैं कहूंगा कि वो जो रिटेन अर्निंग की वर्किंग थी, हमने ये उसमें ऐड या लेस करना है। अच्छा, उसमें ऐड या लेस करना है किस कॉलम में? मैंने तो 2 कॉलम बनाए, तो फिर मैं साथ ये बताया करूंगा कि एस वाले कॉलम से नहीं, पी वाले कॉलम से नहीं, एस वाले कॉलम, यानी ये सब बताया करूंगा। ऐड करना है कि लेस करना है, इससे क्या मुराद होगी? पी वाला कॉलम तो यही है ना, इसको तो बस ऐड किया है। एस वाले कॉलम से क्या होगा कि यहां पर ऐड लेस होगा, फिर उसका टोटल आएगा, उस टोटल का 60 इधर और 40 ये इधर जा रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। यानी आपको मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि फलानी एडजस्टमेंट एस वाले कॉलम में हम 5,000 ऐड करेंगे, क्या उस 5,000 का 60 इधर और 40 इधर अलग अलग करना पड़ेगा आपको? आप यहां 5 ऐड कर देंगे बस, बाकी जब प्रोसीजर चलाएंगे क्या इस कॉलम का टोटल करेंगे, इस फिगर का 60 इधर 40 उधर लिख देंगे, तो वो 5,000 भी इसमें कवर हो गया। इसी तरह मैं कहूंगा कि फलानी चीज जो है वो एस वाले कॉलम में लेस करनी है, तो आप इस कॉलम में उसको एक नेगेटिव लिख देंगे, और फिर जब ये सारा प्रोसीजर चलाएंगे क्या इस कॉलम का टोटल करेंगे, फिर इस टोटल का 60% इधर और 40%। ठीक है, तो अब आपको जो एडजस्टमेंट्स बताऊंगा मैं, अच्छा इसी तरह से फिर आपको कहूंगा कि फलानी एडजस्टमेंट रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी के कॉलम में से लेस होना है और बैलेंस शीट में स्टॉक में ऐड होना है। तो उससे मेरी मुराद होगी कि रिटेन अर्निंग में पी वाले कॉलम में
और दूसरा फैक्ट क्या बताया, ये जो गुडविल, ये जो बैलेंस शीट बना रहे होते हैं और इधर ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं दिस प्लस दिस, तो साथ आगे वो प्लस या माइनस आ जाएगा। ठीक है आइडिया। तो अब आपको मैंने सारी एडजस्टमेंट्स ऐसे ही बतानी है। उन एडजस्टमेंट्स के प्रैक्टिकल मिसाल करके बोर्ड पे मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसीलिए इस पे तकरीबन 1.5-2 क्लासें इस सवाल पे लगा दी हैं कि मैं आपको एक जो प्रोसीजर है, सारी वर्किंग्स, वो आपको तसल्ली से समझा के मैं एक बार बोर्ड पे सॉल्व कर दूं। अब यहीं पर मैंने आपको इशारों से बताना है, बल्कि मैं मिटाता ही नहीं, यहीं पे बता दूंगा कि ये यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे। तो अब हम ये काम करने लगे, एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट से मुराद क्या है? एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि ये बेसिक प्रोसीजर तो ये हो, यानी ये जो प्रोसीजर होता है ना कि इसको ऐड करें, इसका रेट उधर ले जाएं, फिर उसको उधर ले जाएं, ये एक बेसिक प्रोसीजर है। जब भी कंसोलिडेशन होगी इसी मशीनों से गुजर के ये बनेगी। तो ये तो वो प्रोसीजर है, ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रुप बैलेंस शीट बननी है। अब इस प्रोसेस में हमने मजीद कोई एडजस्टमेंट्स करनी है कि नहीं करनी है वो बताऊंगा, क्यों करनी है रीजन बताऊंगा, कैसे करनी है तरीका बताऊंगा। ठीक है, ये मुराद है मेरी एडजस्टमेंट से। सबसे पहली एडजस्टमेंट, अच्छा अभी जो सबसे पहली एडजस्टमेंट है ये अभी आपको आसान बता रहा हूं, क्योंकि कैफ 7 में आसान थी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस के लिए कैफ 7 के सवाल कर रहे होंगे ना, तो इसलिए पहले मैं आपको आसान बताऊंगा, फिर आप संडे का मंडे का दिन लगा के इसको सारे सवाल करेंगे। ये जो 10-15 सवाल हैं सारे आप करेंगे, और कंसोलिडेशन से सवाल आता ही आता है, और अगर आपको इस पर अच्छी ग्रिप करनी है तो ये कैफ 7 वाला आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये करने पड़ेंगे 16-17 सवाल आपको। ये 16-17 तो बैलेंस शीट के हैं, एसओसीआई के 10-12 अलग हैं, ये करने पड़ेंगे बेटा आपको, ये करने हैं। तो ये मैं अभी 42 लेक्चर, और ये 3 बस बहुत हैं। ये आपको संडे के दिन, जब आप मेरी ये बात सुन रहे होंगे तो संडे का दिन होगा, अगर आप फौरन सुन रहे होंगे, अगर आप इसकी बारी 2 हफ्ते बाद लाएंगे तो फिर पता नहीं कौन सा दिन होगा। लेकिन मैं जो प्लान कर रहा हूँ, आप ये संडे को मोरखा 6 सितंबर को आप ये लेक्चर मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, तो आप फिर संडे का दिन लगाएं, मंडे ट्यूसडे जैसे भी। मैं फिर कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे का, यानी कि 2 दिन का गैप देके ट्यूसडे या वेडनेसडे वो इनकम स्टेटमेंट वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट रिवाइज कराई होगी और साथ एसोसिएट्स, ये मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये तभी फ़ायदा है इन बातों का अगर आप ये सारे सवाल प्रैक्टिस करें, तो फिर उससे अगली जो क्लासेस होंगी जो रेगुलर जुमेरात से होना शुरू होंगी, फिर उसमें मैं आपको प्रॉपर सीफैप लेवल की कंसोलिडेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आप अगर प्रैक्टिस अभी साथ साथ करें तो बहुत ज़रूरी। तो पहली एडजस्टमेंट आपको मैं आसान वाली बताने लगा हूं, सीफैप नहीं, कैफ 7 लेवल की बताने लगा हूं। क्या? इंपेयरमेंट। आपने IS 36 में एक चीज पढ़ी थी, इंपेयरमेंट, और वो भी CGU की। CGU, जब CGU का इंपेयरमेंट लॉस होता था तो उसको फिर एसेट्स में बांटते थे, और सबसे पहली कुर्बानी किसकी होती थी? गुडविल की। और फिर अगर मजीद लॉस है तो वो बाकी एसेट्स में प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता था, और बाकी एसेट्स मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह। तो वो जो गुडविल को बढ़ता था वो असल में इसी की बात हो रही होती थी, ग्रुप बैलेंस शीट की बात हो रही होती थी। तो पेरेंट की नज़र में नॉर्मली सब्सिडरी एक पूरा CGU हुआ करेगा नॉर्मली। अब वो जब पूरा CGU होगा तो ईयर एंड पे फिर उसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होनी चाहिए, हर ईयर एंड पे होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जिस CGU का हिस्सा गुडविल होती है उस CGU की इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल के एंड पे होनी चाहिए। तो वो CGU, उसकी पूरी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, उसका लॉस निकलेगा, उस लॉस में से कुछ गुडविल को, कुछ बाकी एसेट्स को जाना होगा। मैं इस गहराई में अभी नहीं जा रहा, क्योंकि अभी मैं कैफ 7 रिवाइज कर रहा हूं ना, तो मैं अभी इस गहराई में नहीं जा रहा। ये मैं आपको जब आप ये सारा रिवाइज कराएंगे तो अगली वाली क्लास में मैं इस पे लाऊंगा आपको। अभी फिलहाल सिर्फ इतनी बात कर लेते हैं जो कैफ 7 में होती है। इस सारी एक्टिविटी से गुडविल को जो इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होना है, गुडविल को,
वो दिया हुआ है आपको, कैफ 7 में दिया होता था, CFAP में भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको लाजमी वो I-36 लगाना पड़ेगा, इसमें भी सवालों में दिया हो सकता है। तो आपको वो इंपेयरमेंट लॉस दे दिया जो गुडविल के हिस्से का बनता है। अब आपके सामने सवाल सॉल्व है, आप मुझे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुद ही सोचें उस लॉस को इस ग्रुप बैलेंस शीट में कैसे अकोमोडेट करूं। और ये याद रखिएगा कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट करेंगे तो बैलेंस शीट टैली रहेगी। और ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट्स हैं, यानी पी और एस की बुक्स से ताल्लुक नहीं है, ये स्पेशली कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट्स है। तो गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस फर्ज करें 1000 रुपए, उस 1000 रुपए को ये सामने बोर्ड है, क्या करूं? गुडविल में से माइनस करना चाहिए। तो गुडविल की वर्किंग में इधर जब ये 6600 निकल आएगा तो इसमें से हो जाएगा लेस 1000 रुपए। ये हो गया एक इफेक्ट, गुडविल में से 1000 रुपए लेस हो गया, ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट रिटेनर नहीं, क्योंकि एक्सपेंस है, इसमें से कि इसमें से, इस कॉलम में से कि इस कॉलम में से। इसका जवाब सुन लें। ये जो पहला वाला तरीका, ये वाला, ये 6600 सारी की सारी, ये मैंने आपको निकाल के भी दिखाई थी। यानी अगर मैं ऐसे करता कि 36,000 में से 49,000 का सिर्फ 60% माइनस करता, 29,400 शायद ना, तो कितनी आती? 6600 आती ना। तो इस गुडविल में सिर्फ 36,000 ही इस्तेमाल हुआ ना, यानी सिर्फ जो पेरेंट ने पैसा दिया था वही इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर गुडविल का फुल गुडविल वाला मेथड है, फुल गुडविल वाला मेथड, तो ये 10,000 जो निकला उसमें 6600 ये भी है और 3400 इसकी वजह से भी आ रहा है, 3400। तो इस टोटल गुडविल के अंदर पेरेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन शामिल है और एनसीआई का भी कुछ कंट्रीब्यूशन शामिल है। ये बात दोबारा सुने, गुडविल कैलकुलेशन के हमने ये दो तरीके पढ़े, एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर और एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। अगर एनसीआई वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर था ये वाला, तो गुडविल 6600 आ रही है और इस गुडविल को निकालने में टेक्निकली सिर्फ इस 36,000 का इस्तेमाल हुआ है, ये तो बेजरर आया है। लेकिन एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू के अंदर गुडविल 10,000 निकल रही है, तो क्या पेरेंट ने 36,000 से और ज्यादा पैसे दे दिए? तो अब इस 10,000 को निकालने में दो चीजें इस्तेमाल हुई, ये 36,000 इसकी वजह से जो 6600 आ रहा था वो, और एनसीआई हमने 19,600 की बजाय 23,000 लिख दी, इसको भी तो 3400 बढ़ा दिया ना। तो जब इसको 3400 बढ़ाया तो माइनस करने के बाद आंसर भी तो बढ़ना ही है। तो इस 10,000 के हम कह लें कि दो हिस्से बन रहे हैं, 6600, ये बात समझ आ रही है ना, और दूसरा 3400। तो अगर एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर, तो जो गुडविल शो हो रही है वो सिर्फ वही है जो पेरेंट के पैसों में से हिस्सा बनता है। लेकिन अगर एनसीआई इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, यानी फुल गुडविल मेथड यूज हो रहा है, तो फिर गुडविल में दोनों का हिस्सा आ रहा है, पेरेंट के दिए हुए पैसों का भी और एनसीआई का भी। अगर एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर है, तो गुडविल में एनसीआई का कोई हिस्सा है? तो जब एनसीआई का हिस्सा ही कोई नहीं है, तो इस गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस की सजा एनसीआई को मिलनी चाहिए। तो फिर इसका इंपेयरमेंट लॉस 1000 रुपए किसको चार्ज होना चाहिए? यहां से लेस होगा। लेकिन अगर एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू है, तो फिर गुडविल निकालने में जब पी और एनसीआई दोनों का हिस्सा है, तो गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस में भी
दोनों का हिस्सा होना चाहिए ना। तो अगर उस 1000 को मैं यहां से लेस कर दूं तो उससे क्या फायदा होगा? वो परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा। टोटल आएगा और उसका 60 इधर आ जाएगा। 1000 का 60 अलग से नहीं लिखना, मैं यहीं पर 1000 माइनस कर दूंगा, उससे ये 38 हो जाएगा। 1000 कम हो गया ना, और वही 38 जब 60% इधर और 40% इधर जाएगा तो 1000 का फैक्ट दोनों जगह चला गया ना। तो अगर एनसीआई इज वैल्यूड एट प्रोपोर्शनेट शेयर है तो गुडविल के इंपेयरमेंट लॉस की क्या ट्रीटमेंट हुई? गुडविल की वर्किंग में गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में पी वाले कॉलम में से लेस। लेकिन अगर एनसीआई वैल्यूड एट फेयर वैल्यू है तो उस 1000 का क्या करूं? गुडविल में से लेस और रिटेन अर्निंग की वर्किंग में एस वाले कॉलम में से लेस। अब आप एक काम ये करें कि ये जो आपको कंसोलिडेशन के नोट्स मैंने पीडीएफ अवेलेबल किए हैं, इनका पहला पेज बस सरसरी सी नज़र मार लें, क्योंकि इसमें से अभी कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको भी नहीं बताई नहीं, खास तौर पे ये जो एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का डब्बा है ये नहीं बताया अभी। फिर इसके अलावा बल्कि बता ही देता हूँ ताकि पहला पेज तो फारिग करूँ ना। हमने IFRS 9 में सीखा था कि अगर शेयर्स खरीदते हुए उस पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, या इसी तरह से डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करते हुए ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, तो उसको हमने इन्वेस्टमेंट में शामिल किया था ना। हाँ, एक तरीका P&L में डालना भी था, फेयर वैल्यू थ्रू P&L वाला, वरना हमने इन्वेस्टमेंट में डाला था। अगर इसमें भी कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पड़ी होती, यानी ये जो 36,000 आ रहा है, ये 36 इसलिए बना क्योंकि इसमें 400 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी शामिल है, या चलें 36,400, वो 400 ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी है। अब ये 36,400 हो जाएगा, गुडविल ज्यादा आ जाएगी, तो उस ट्रांजैक्शन कॉस्ट के देने से गुडविल ज्यादा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, शेयर्स की वर्थ 36,000 है, लेकिन चूंकि ब्रोकर को कमीशन भी देना है तो 400 वो भी देने पड़ा, इसलिए इन्वेस्टमेंट 36,400 आ गई, तो वो गुडविल है 400। लेकिन अगर यहां 36,400 लिख दिया तो क्या होगा? गुडविल ज्यादा आ जाएगी। तो आना चाहिए नहीं, लेकिन पेरेंट को खर्चा तो पड़ा है। तो हुआ क्या होगा सवाल के अंदर कि पेरेंट ने हो सकता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट में वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी डाली हुई थी। तो अब हम क्या करें? गुडविल निकालते हुए उस इन्वेस्टमेंट में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट हटा दें, ठीक है, और एक्सपेंस बनाएं। कहां? किधर? पी में। तो अब आप पहला पेज पढ़ लें, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं, पहला पेज पूरा पढ़ लें। उसमें आपको एक आधी लाइन नहीं समझ आएगी, वो पॉलिसी चेंज वाली, ग्रुप पॉलिसी वाली, उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है। तो पीडीएफ का पहला पेज जो नोट्स दिए हैं, पहला पेज सारा पढ़ लें, और अगले पेज पे जो मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 बनाया, आए ना, आए नोट्स खोलें। अभी मैं लेक्चर बंद कर रहा हूं ना, 42 लगाऊंगा फिर। तो आपने अब लेक्चर 42 लगाने से पहले ये कंसोलिडेशन के जो नोट्स दिए हैं, इनका पहला पेज पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा एंड तक, ठीक है। और पेज 2 पे आए, एडजस्टमेंट शुरू हो गई। नंबर 1 क्या है? इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन ये काफी लेंथी लिखी हुई है, आपने इसमें से सिर्फ एंड पे जाके वो जो 2 डब्बे बनाए में मैंने, क्या बनाए में, तो उनमें यही बात लिखी हुई है जो मैंने भी बताई है। पढ़ के देखें जरा कि लॉस को क्या करना है, गुडविल की वर्किंग में से लेस करना है, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे तो मैंने कहा कि एसआरई में से लेस कर दें, और अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे तो मैंने लिखा हुआ है कि पीआरई में से लेस कर दें, ठीक है। अब ये उतना डिटेल से चूंकि पढ़ाया नहीं भी, तो आप एडजस्टमेंट 1 अभी पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि मैंने नोट्स बनाए किस तरह के हुए हैं, कि इसमें से ऐड करना है, इसमें से लेस करना है, इस तरह से नोट्स बना के दिए हुए। आईएएस में इस तरह नहीं लिखा हुआ, आईएएस में बहुत ऊपर ऊपर की बात की हुई है, लेकिन उसको किस तरह से बिल्कुल कैलकुलेशन लेवल पे रहना है तो वो नोट्स ही होते हैं। तो ये आपको वो मैंने नोट्स बना के दिए हैं, ठीक है जी। चलें अब लेक्चर 43 में मिलते हैं और एडजस्टमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा जी, एक बड़ी बुराई है जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, चुगली खाना। तो ये समझिए चुगली होती क्या है। बेहकी में रिवायत है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो चुगली क्या है? साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फसाद फैलाने के लिए एक की बात दूसरे तक पहुंचाना, ये चुगली है। फसाद मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मुल्क में आग लगवानी हो। अगर आपने अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली के अंदर ज़रा थोड़ी गड़बड़ करानी है, तुझे पता है वो ये कह रहा था तुम्हारे बारे में, वो फलाना ये करता है, अब ये चुगली है, तो ये गुनाह है बहुत बड़ा। चलो जी, लेक्चर 42 में मिलते हैं।